वो तीनों कठपुतलियां जो कुछ देर पहले बेजान पड़ी थीं, अचानक किसी मुर्दे की तरह जाग उठी। वो जमीन पर नहीं चल रही थीं, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उन तीनों दोस्तों के सिरों के ठीक ऊपर पहुंच गई। उन कठपुतलियों की उंगलियों से बारीक चमकीले धागे निकलने लगे और एक एक करके वो धागे लवली के शरीर के जोड़ जोड़ से जुड़ते चले गए। अचानक बिना किसी सरसराहट के लवली एक झटके से अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया। पर ये वो लवली नहीं था जिसे इनायत और रोहन जानते थे। ये कहानी है लवली, इनायत और रोहन की, तीन दोस्त जो अपनी आंखों में बड़े शहरों के सपने लिए एक नामी कॉरपोरेट कंपनी में शामिल हुए थे। लवली चंडीगढ़ से था, इनायत लखनऊ से और रोहन बनारस से। पहले ही दिन ऑफिस के ओरिएंटेशन में उनकी दोस्ती हो गई। हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद उन्हें गुरुग्राम के पुराने इलाके में एक 2 मंजिला पुश्तैनी मकान मिला, नवाबगंज विला। अब ये जो विला है ना, वो देखने में थोड़ा अजीब और पुराना जरूर था, पर उन्होंने इस नवाबगंज विला को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। हर शाम की ढलती रोशनी में वो 2 मंजिला मकान किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और बरामदे में लगे पुराने झूमर पर मकड़ियों ने अपना साम्राज्य बना लिया था। जैसे ही लवली ने चाबी घुमाई, अंदर से एक अजीब सा ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई बरसों से उनका इंतजार कर रहा हो। बिना कुछ बोले, एक दबे हुए खौफ के साथ तीनों उस नवाबगंज विला की दहलीज पार कर गए। तेरे की, ओए, अरे रब रखा, ओए इनायत, ये घर है या किसी हॉरर फिल्म का सेट है? दीवारें तो देख, ऐसा लग रहा अभी बोल पड़ेंगी। पाजी, इतने तो पैर रख दे, मेरी रूह कांप गई। मियाँ लवली जी, जरा जबान को लगाम दीजिए। अजीब पुराना घर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसे भूतिया कह दें। लखनऊ में ऐसी इमारतों को विरासत कहते हैं। बस जरा सा गर्दो गुबार ज्यादा है, वरना नक्काशी तो देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए गुरु, एको बात कहें, हमका ऐसा लागत है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, में कोनो दिक्कत ना है, लेकिन पर्सनली ना हमको मामला हिया कुछ गड़बड़ा ही लगता है। हमको ना इस पुरानिया मकान से पुरानी लकड़ी की वैसी महक आ रही है जैसे मणिकर्णिका के घाट के पास वाली गलियों में आती है ना, वैसे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इनायत के चेहरे पर तहजीब वाली मुस्कान थी, रोहन के चेहरे पर बनारसी बेफिक्री और लवली के चेहरे पर पंजाबियों वाली हिम्मत। पर उन्हें क्या पता था कि नवाबगंज विला की इन सीलन भरी दीवारों के पीछे कुछ और भी छिपा है। घर की साफ सफाई करते करते तीनों ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे तक पहुंचे तो उस कमरे का जो दरवाजा था वो बाकी के दरवाजों से थोड़ा अलग था। जैसे ही लवली ने कंधे से जोर लगाकर उस दरवाजे को धकेला, दरवाजा धक्क करके खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ऐसी गंदी और सड़ी बदबू आई कि तीनों 2 कदम पीछे हट गए। लवली ने रुमाल से नाक ढकी, रोहन ने झाड़ू संभाला और इनायत ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे कोने में डाली। जैसे ही टॉर्च की लाइट कमरे के कोने में पड़ी, जालों से लिपटा हुआ एक भारी लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई दिया। वो संदूक देखने में बहुत पुराना और अजीब था। उस पर लोहे की पट्टियां लगी थीं और एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। ओए तेरी की, ओ पाजी, ए संदूक देख रहे हैं? ऐसा लगता है महाराजा रणजीत सिंह के जमाने दा है। मैं क्या, इसे छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मैनू। अरे लवली गुरु, काहे डर रहे हो? हमने बनारस में ऐसे बहुत बक्सा देखे हैं। ये क्या चीज है?
हो सकता है कि इसमें पुराने जमाने के सिक्के या फिर कोनो कचरा भरा हो। गुरु, आज इसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। मियाँ रोहन, जरा एहतियात से। पुरानी चीजें अक्सर अपने अंदर कई दास्तानें छुपाई होती हैं, है ना? खैर, चलिए अब आप खोलिए इसे, देखें तो सही नवाबगंज के इस विला में क्या दफन है। रोहन ने गहरी सांस ली और संदूक के उस जंग लगे ताले को एक झटके में ही तोड़ दिया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, एक सदियों पुरानी सड़ांध ने उनका स्वागत किया। वहां कोई पुराना खजाना या कचरा नहीं, बल्कि मिट्टी से लिपटी हुई 3 कठपुतलियां थीं। उनके चेहरे मिट्टी या लकड़ी से नहीं बने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जीते जागते इंसान की असली चमड़ी को उन लकड़ी के ढांचों पर मढ़ दिया हो। उनकी कांच की आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं, जैसे वो अभी पलक झपका देंगी। सबके चेहरों पर एक ही तरह की कान तक फैली हुई वो शैतानी मुस्कान थी। ओए ओए मवालियों, ओए इनकी आंखें देख रहा सी, ऐसा लगता है कि अभी पलक झपक देंगी। ओए इनायत, ये कोई खेल खिलौना नहीं है यार। ओ पाजी, ये कोई शैतानी आफत है। देख तो सही, इनकी मुस्कान, इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है ये तो अभी बोल पड़ेंगी। अरे काहे घबराते हो गुरु, अब ही हम छुई थे। रुका। अरे मोरे मैया रे, झटका खा गए रे। ये कठपुतली रही, 440 वोल्ट का करंट है। अरे कैसे घूर रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी चाय पानी मांग लेगी। ए गुरु, हम कहीं लाग है, कसम से हमको पक्का लागत है। ये घर का मालिक ना कोनो बड़ा भारी तांत्रिक वांत्रिक रहा होगा जो जादू टोना करत रहा। हाँ। अरे दोस्तों, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। लगता है कि कोई पिछला किराएदार आर्टिस्ट रहा होगा, शायद कठपुतलियों का तमाशा दिखाता रहा होगा। ये एक पुरानी रवायत है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अबे इनायत, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, ये तो पक्का एनाबेला की चाची लग रही है। इसकी शक्ल देख। देखता ऐसा लग रही है कि अभी बोल पड़ेगी। अच्छा ठीक है, शांति शांति शांति। एक काम करते हैं जनाब, इन्हें वापस से संदूक में बंद कीजिए और कोने में धकेल दीजिए। काम खत्म, कल सुबह देखा जाएगा। फिलहाल तो थकान इतनी है कि भूत भी सामने आ जाए तो हम उससे थोड़ा सा वक्त मांगेंगे कि जनाब पहले सोने के लिए समय तो दीजिए। तीनों ने मिलकर उस भारी और मनहूस संदूक को अंधेरे कोने में धकेल तो दिया, लेकिन रोहन की उल्टी बुद्धि देखिए। उसने सोचा कि अगर ये आंखों के सामने रहेंगी तो डर कम लगेगा, इसलिए थोड़ी देर बाद ही वो उन्हें संदूक से निकालकर लिविंग रूम में ले आया और अपने बिछे हुए गद्दे के पास ही सजाकर रख दिया। ओए, वो तो पागल हो गया क्या? खुदा दे वास्ते इन्हें वापस से अंधेरे में डाल दे यारा। मेरी तो रूह कांप रही है इनकी मुस्कान देखकर। इन्हें यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, वरना ये आज रात में सोने नहीं देंगी। मैं नहीं सो पाऊंगा इनके साथ। ना, इनको ले जा यार। अच्छा देखिए जनाब, वापस इन्हें संदूक में रखाते हैं, फालतू में लफड़े क्यों पालना। चलिए आइए। लेकिन रोहन ने उनकी एक ना सुनी। उसने उल्टा उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी पुरानी हॉरर फिल्म के डरपोक किरदार हों। इनायत और लवली ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि रोहन की ये जिद उन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। उन्होंने अनजाने में उन शैतानी कठपुतलियों को अपने सिरहाने के पास जगह दे दी थी। वो बेखबर सो गए, पर नवाबगंज विला की वो रात अभी जाग रही थी। रात जैसे जैसे गहरी हुई, लिविंग रूम की हवा बर्फ की तरह ठंडी होने लगी। वो तीनों कठपुतलियां जो कुछ देर पहले बेजान पड़ी थीं, अचानक किसी मुर्दे की तरह जाग उठी। वो जमीन पर नहीं चल रही थीं, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उन तीनों दोस्तों के सिरों के ठीक ऊपर पहुंच गई। उन कठपुतलियों की उंगलियों से बारीक
चमकीले धागे निकलने लगे और एक एक करके वो धागे लवली के शरीर के जोड़ जोड़ से जुड़ते चले गए। अचानक बिना किसी सरसराहट के लवली एक झटके से अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया। पर ये वो लवली नहीं था जिसे इनायत और रोहन जानते थे। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब तरह से झुकी हुई थी, जैसे अंदर की हड्डियां टूटकर बिखर गई हों। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं, पर उनकी पुतलियां गायब थीं। फिर शुरू हुआ वो शैतानी डांस। लवली किसी अदृश्य मदारी के इशारे पर कमरे के बीचों बीच चक्कर लगाने लगा। उसका नाचना बिल्कुल बेजान था, जैसे कोई पुरानी लकड़ी की गुड़िया हो। जैसे ही उन अदृश्य धागों की पकड़ ढीली हुई, लवली का शरीर जो अब तक हवा में था, एक बेजान गठरी की तरह नीचे गिरा और वो कठपुतलियां वापस से अपनी जगह पर जाकर जम गईं। उनकी आंखों की वो सफेद चमक मद्धम पड़ गई और उनके होठों की शैतानी मुस्कान अंधेरे में घुल गई। कमरे में वापस से वही सीलन भरा सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण ने जब लिविंग रूम में कदम रखा तो लवली सबसे पहले उठा, पर उसकी आवाज में वो पहले वाली खनक नहीं थी। ओए तेरी की पाजी, पाजी मेरी पीठ। ओए ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात भर कोड़े मारे हो। ओए जलन हो रही है यारा। ये बोलते ही लवली ने अपना टी शर्ट थोड़ा ऊपर किया। तभी लवली के पास सो रहे इनायत की नींद खुल गई। लवली साहब, ये क्या है? जरा रुकिए। चलिए अपनी जरा टी शर्ट को उतारिए। हाँ उतारिए। लवली ने जैसे ही अपनी टी शर्ट उतारी, दोनों के होश उड़ गए। लवली की पीठ पर नीले काले रंग के गहरे और भयानक निशान उभर आए थे, जो किसी अजीब और शैतानी पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो निशान धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे चमड़ी के नीचे जिंदा नसें अपना रास्ता बना रही हों। अरे बाप गुरु, ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कठपुतलियों को लटकाने के लिए धागे बांधे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। लवली भाई भैया, आपकी खाल तो जगह जगह से फट रही है। ओए मवालियों, ये क्या हो गया? मैं तो सो रहा था, फिर ये निशान कहाँ से आए? हाँ, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हैं? वो कठपुतलियां कहाँ हैं? ए रोहन, तुमने उन्हें यहीं रखा था ना? तीनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उनकी नजरें लिविंग रूम के उस कोने की तरफ गड़ी जहां रोशन ने बड़ी शान से उन तीनों कठपुतलियों को सजाया था, पर वहां अब सिर्फ खाली गद्दा पड़ा था। वो तीनों मनहूस कठपुतलियां वहां से गायब थीं। तीनों ने पूरा लिविंग रूम छान मारा, हर पर्दा उठाया, हर कोना देखा, पर उन कठपुतलियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। घबराहट और पागलपन की हद तक डरे हुए लवली ने चिल्लाकर कहा, ओ यारा, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने उन्हें कल संदूक से बाहर निकाला ही नहीं हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। शायद ये हमारा वहम हो। एक आखिरी उम्मीद लिए वो जल्दी से उस पुराने संदूक की तरफ भागे, लेकिन संदूक का मुंह किसी भूखे अजगर की तरह खुला था और वो अंदर से बिल्कुल खाली था। तभी रोहन की नजर संदूक के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां धूल और मिट्टी के बीच एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, मारतंड। नवाबगंज की सदियों पुरानी दास्तानों का वो पागल जादूगर था। लवली ने
कांपते हाथों से उस पुरानी डायरी को खोला। नवाबगंज का वो बदनाम जादूगर जिसे लोग कभी सराखों पर बिठाते थे, लेकिन वक्त बदला और लोगों की पसंद भी। धीरे धीरे मार्तंड का खेल पुराना पड़ने लगा और लोग उसके कठपुतली शो का मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं एक रात भरी महफिल में जब लोगों ने उस पर पत्थर फेंके और उसे बेजान लकड़ी का सौदागर कहा, तो मार्तंड का दिमाग फट गया। उसने उसी रात कसम खाई कि वो ऐसी कठपुतलियां बनाएगा जो ना सिर्फ चलेंगी बल्कि लोगों की चीखें भी निकाल देंगी। वो शैतानी विद्या के रास्ते पर निकल गया। उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया और नवाबगंज विला में कैद हो गया। विला की उन पुरानी सुनसान दीवारों के पीछे मार्तंड ने एक ऐसी दुनिया बसा ली जहां सिर्फ लकड़ी की कड़कड़ाहट और मौत का सन्नाटा था। उसने सदियों पुरानी काला जादू की किताबें ढूंढ निकाली थी, जिनमें लिखा था कि अगर किसी बेजान चीज को जिंदा करना है तो उसे किसी जीते जागते शरीर का हिस्सा देना होगा। मार्तंड ने सबसे पहले गांव के श्मशानों से लाई हुई मिट्टी और मृतकों के बालों का इस्तेमाल किया। वो रात रात भर उन लकड़ी की कठपुतलियों के कान में शैतानी मंत्र फूंकता और उन्हें अपनी औलाद कहकर पुकारता। और जब मंत्र काम नहीं करते तो वो गुस्से में पागल हो जाता और अपने ही शरीर पर नुकीली छुरी से वार करता। वो रात रात भर उन बेजान पुतलों से बातें करता, उन्हें दुलारता और जब वो नहीं हिलती तो गुस्से में अपनी ही खाल को नोचने लगता। आखिरकार उन बेजान कठपुतलियों में जान फूंकने के लिए उसने वो भयानक कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी बाईं बांह की खाल को चीरा और वहां से एक लंबी नस खींची। उसने उस गरम नस को सुई में पिरोया और उसे अपनी सबसे प्रिय कठपुतली के दिल के पास सिल दिया। उसने अपनी देह की एक एक करके सारी नसें खींची और उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई कठपुतलियों के जोड़ों में पिरो दिया। ये करते ही मार्तंड की कठपुतलियां तो जिंदा हो गईं, पर मार्तंड की रूह अपनी ही बनाई उन मनहूस कठपुतलियों में जिंदा कैद हो गई थी। पर उसकी प्यास अभी भी बाकी थी। मार्तंड को अब एक मांस मज्जा का नया और जवान शरीर चाहिए था, ताकि वो फिर से इंसान बनकर दुनिया में आ सके। लवली की पीठ पर वो निशान कोई जख्म नहीं थे, वो मार्तंड की वही भूखी नसें थी जो अब लवली के शरीर में धंसकर उसे अंदर से लकड़ी में बदल रही थी। कांपते हाथों से लवली डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लथपथ था और उस पर लिखा था, जो इस दहलीज को पार करेगा उसका शरीर मेरा होगा और उसकी रूह मेरी अगली जिंदा कठपुतली। ओए इनायत, ओए रोहन, ओए यारा मेरी गल तो सुन लो। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है यारा। मार्तंड ने अपनी मौत से पहले अपनी नसें काटकर इन कठपुतलियों में पिरो दिया था। ये अदृश्य धागे उसकी सूखी हुई नसें हैं। वो हमारा मांस और खून सोख कर फिर से इंसान बनना चाहता है और हमें लकड़ी का खिलौना बनाना चाहता है यार। ये सुनकर रोहन और इनायत के होश उड़ गए। दहशत में तीनों ने तुरंत वहां से निकलने के लिए ऊपर की ओर दौड़ लगाई और घबराहट में लवली वो डायरी अपने साथ ऊपर ले आया। जैसे ही वो मेन दरवाजे पर पहुंचे, बाहर गहरा कोहरा और तूफानी बारिश होने लगी। वो भारी दरवाजा जैसे दीवार का हिस्सा बन गया था। ना वो हिल रहा था ना खुल रहा था। नवाबगंज विला ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया था। अब अचानक से एक जोर की बिजली कड़की और हवा में तैरते हुए वही तीनों कठपुतलियां
अंधेरे से निकलकर रोहन, इनायत और लवली के ऊपर मंडराने लगी। इस बार उनका निशाना लवली नहीं बल्कि रोहन था। वो अदृश्य नसें झटके से रोहन के जोड़ों में धंसने लगी और रोहन किसी जिंदा लाश की तरह हवा में लटक गया। इनायत ने रोहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक झटके के साथ ही वो भी हवा में ऊपर खिंच गया। उसके हाथ पैर किसी अदृश्य शक्ति के वश में बेतरतीब हिलने लगे। दोनों ने ऊपर देखा। अंधेरे में छत से 3 धागे नीचे लटक रहे थे और उनके ऊपर तैर रही थी वो तीनों कठपुतलियां, जिनकी कांच की आंखें अब लाल हो चुकी थी। मुझे बचाओ, ये नसें, ये मेरी खाल के अंदर घुस रही हैं, बहुत दर्द हो रहा है लवली। अरे पाजी। नवाबगंज विला का लिविंग रूम अब मौत का खिलौना बन चुका था। तभी कमरे के उस सबसे अंधेरे कोने में एक लंबी और डरावनी परछाई उभरी। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि मार्तंड का साया था। उसकी उंगलियां किसी नुकीले औजार जैसी लंबी और तीखी थी, जिन पर काली और सूखी हुई नसें लिपटी हुई थी। वो किसी शैतानी मदारी की तरह हवा में अपने हाथ घुमा रहा था। इनायत और रोहन उसके इशारों पर किसी टूटे हुए खिलौने की तरह उड़ रहे थे और मार्तंड उन्हें देखकर एक खौफनाक मुस्कान मुस्कुरा रहा था। नीचे खड़े लवली को समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत का खेल रोका कैसे जाए, और बस तभी अचानक से तीसरी कठपुतली ने उस पर हमला कर दिया। लवली जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। इसी भागदौड़ में मार्तंड की डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे और कुछ ही पल बाद डायरी आखिरी पन्ने पर आकर रुक गई। लवली की नजर उस पर टिक गई। उसे लगा कि शायद यहीं से बचने का कोई तरीका मिल सकता है, और उसने तुरंत वो डायरी उठा ली। आखिरी पन्ने पर मार्तंड ने पहले ही सब कुछ लिख रखा था। उसे शायद ये अंदाजा हो गया था कि एक दिन उसकी बनाई हुई कठपुतलियां उसके काबू से बाहर हो सकती हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो लकड़ी खून से जिंदा हुई है वो सिर्फ आग से ही खत्म हो सकती है। अब ये पढ़ते ही लवली को समझ में आ गया कि रास्ता उसकी आंखों के सामने था। मार्तंड की कमजोरी कोई मंत्र नहीं बल्कि वही आग थी जो शैतानी नसों को पिघलाकर राख कर सकती थी। लवली बिना एक पल गवाए तेजी से कमरे में रखे मिट्टी के तेल की बोतल की तरफ लपका। उसने पलक झपकते ही संदूक और उन मासूम कठपुतलियों पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। ओए बहुत हुआ मार्तंड बाबू, अब तो ये शो हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लवली के हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस की तीली रगड़ी और अगले ही पल उसने वो तीली मिट्टी के तेल से भीगी हुई उन कठपुतलियों पर फेंक दी। देखते ही देखते पूरा नवाबगंज विला आग की लपटों में गिर गया। लवली ने किसी तरह से रोहन और इनायत को सहारा दिया और उनके साथ बाहर की ओर बढ़ने लगा। विला की दहलीज पर पहुंचकर लवली एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर उस जलते हुए खंडहर को देखा और अचानक वो सब कुछ छोड़कर वापस उसी ओर अंदर की तरफ भागा। अरे कहाँ जा रहे हो पाजी? अब पागल हो गए हैं कहा? अरे कहाँ जा रहे हो पाजी? अरे रुको, ओए तुम लोग चलो, मैं एक चीज भूल गया हूँ, अभी आया। चलो मैं आता हूँ। विला के अंदर हर तरफ धुआं और आग थी। लवली की नजर जमीन पर पड़ी उस मार्तंड की डायरी पर। लवली ने झटपट वो डायरी उठाकर अपने जैकेट के अंदर छुपा ली और तेजी से बाहर आया। 1 महीना बीत चुका था। रोहन, इनायत और लवली लगभग सब कुछ भूलकर अपने घर लौट चुके थे। रविवार का दिन था।
लवली अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो रहा था। अचानक उसे अपनी उंगलियों में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। लवली हैरानी से अपने हाथों को देखने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप ऐसे हिल रही थीं मानो वो उसके बस में ना हो। लवली ने घबराकर बिस्तर के सामने लगे ड्रेसिंग टेबल की ओर देखा। उस ड्रेसिंग टेबल में लगे शीशे को देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं और चेहरा बेजान लकड़ी जैसा सख्त होता जा रहा था। लवली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ही क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर उस ड्रेसिंग टेबल पे रखी मार्तंड की डायरी पर पड़ी और एक झटके के साथ उस डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और पलक झपकते ही वो आखिरी पन्ना लवली की आंखों के सामने था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अगला शो शुरू होने वाला है। लवली ने डरते हुए वापस से सामने लगे शीशे में अपने आप को देखा। उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया था और उस पर वही डरावनी कान तक फैली शैतानी मुस्कान आ गई थी। उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था और वो मार्तंड की सबसे बेहतरीन और जिंदा कठपुतली बन चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।